हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में यदि हम देखें तो ये वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि एक तो जब तुम अपनी टर्म 2 का सिलेबस देखोगे जिसमें एक में इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर है और अपने पास प्रोबेबिलिटी है ना। वेक्टर में मैं दोनों चैप्टर कवर करके चल रहा हूँ, वेक्टर और 3D। जब हम वेक्टर और 3D को देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर अपने माने जाते हैं, क्योंकि इनमें बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखने हैं। फॉर्मूला यदि तुम्हें याद है तो तुम आराम से क्वेश्चन इनके कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो पहले अपन देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है ना। जैसे कि वेक्टर की यदि हम सबसे खास यदि मैथमेटिक्स में रिक्वायरमेंट देखें तो वो आई फिजिक्स से, है ना। फिजिक्स में जो एक्चुअली जैसे तुम प्रॉब्लम करते हो, जैसे मान लो जैसे ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम होती है कि ये m मास का ब्लॉक यहाँ पे एक सरफेस पे रखा हुआ है ना। तो अब मैं यदि बोलूं इस पे m मास के m मास के ब्लॉक के ऊपर मैंने मान लो फोर्स लगाया F, एक फोर्स लगाया F। फिर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ मास डिस्प्लेस किस साइड होगा, ये जो मास m जो बॉक्स है ये किस साइड डिस्प्लेस होगा। तो तुम बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, आपने फोर्स तो बता दिया कि आपने F फोर्स लगाया, लेकिन आपने डायरेक्शन तो बताई नहीं कि आपने कौन सी डायरेक्शन में लगाया। क्योंकि यदि इस डायरेक्शन में F लगेगा तब तो ये इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में F लगेगा तब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर उठाओगे तो ये जो ब्लॉक है ऊपर उठ जाएगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे जो हम F फोर्स देख रहे हैं, यहाँ पे F जो फोर्स अपन देख रहे हैं वो सिर्फ यदि हम ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करें, यदि हम ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करें तो अपने पास ये बात निकल के आती है कि हम यदि हम डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करें तो हमारे पास ये निकल के आता है कि जब डिस्प्लेसमेंट यदि देखेंगे तो हमें ये देखना होगा कि केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं है, हमें उसकी डायरेक्शन से भी मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट किस साइड से होगा। ये डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उन्हीं क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। बात समझ में आई? जैसे हमने एग्जाम्पल देखा डिस्प्लेसमेंट का, जैसे हमने डायरेक्शन एग्जाम्पल देखा फोर्स का, ये जो दोनों जो क्वांटिटी हैं ये अपनी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। क्योंकि यहाँ पे यदि हम स्टडी कर रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तो अपने पास केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा, हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज इसलिए हमें वेक्टर पढ़ना पड़ा क्योंकि अपने पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज लाइफ में प्रेजेंट है जिन पे हम केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चला सकते। उन क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए हमें वेक्टर्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आया कि हम क्यों वेक्टर पढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो सब ने लाइंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, 3rd 4th क्लास से अपन लाइंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपने पास एक मान लो लाइन है, ठीक है, ये अपने पास है एक लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है ये अपनी मैं ये बोलूं कि इसकी जो लेंथ है ये इन्फिनिटी तक चलती जा रही है ना, रुक नहीं रही कहीं भी। ये जो लाइन है ये कहीं भी रुक नहीं रही है, ये इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। यदि मैं इसको थोड़ा सा ठीक है, मान लो कि ये लाइन इसी लाइन के ऊपर है ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको सही ही बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये जो है वो एक लाइन है, ये जो है एक लाइन है। ठीक है, अब यदि हम लाइन को देखें तो लाइन की 2 डायरेक्शन हो सकती हैं।
या तो जो डायरेक्शन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हो सकती है, या जो डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ हो सकती है। ऐसे डायरेक्शन हो सकती है, या तो वही डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो सकती है, या जो डायरेक्शन है वो बी से ए की तरफ हो सकती है। तो यदि मैं लाइन की कोई भी डायरेक्शन डिसाइड कर दूं, कोई भी लाइन की डायरेक्शन डिसाइड कर दूं, मतलब ये कर दिया या फिर लाइन की डायरेक्शन ये कर दी, ये दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। जैसे मान लो ये लाइन है ना इनफाइनाइट लेंथ की, भाई लाइन की तो इनफाइनाइट लेंथ होती है ना, तो ये वाली लाइन जो है इसकी इनफाइनाइट लेंथ है, ये मान लो लाइन है ना। तो यदि हम बात करें इन दोनों की, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इनको हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन, मतलब ऐसी लाइन जिसकी कोई डायरेक्शन है। बात समझ में आई? लाइन और डायरेक्टेड लाइन के मतलब जो बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया। लाइन में हम कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं, लाइन डायरेक्टेड लाइन में हम उसकी जो डायरेक्शन है वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई लाइन की जो डायरेक्शन है वो क्या है। अब जो वेक्टर जो होता है, वेक्टर जो होता है वो होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जो वेक्टर जो होता है वो होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? लाइन सेगमेंट तो तुम जानते ही हो, जैसे ये वाला मान लो लाइन सेगमेंट है ए से बी में। लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में डिफरेंस तो पता ही होगा ना, लाइन तो कहीं रुकती नहीं है, लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है। तो यदि हम इधर से इधर, जैसे मान लो इसको डायरेक्शन दे दें कि भाई इस वाले लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगी, ये डायरेक्शन लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगी, तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टर। इसी की हेल्प से अपन स्टडी करते हैं वेक्टर की। कैसे? इसकी जो डायरेक्शन है वो तो एरो बता देती है, जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो क्या बताती है? एरो। जो एरो है इसका मतलब ए से लेके बी तक इसकी डायरेक्शन है, मतलब ए से बी की तरफ जो इसकी डायरेक्शन है। और जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, वो अपने पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी को, ये ध्यान रखना, वेक्टर ए बी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी के ऊपर एरो लगा दो, इसका मतलब हो गया ए बी वेक्टर। जरा हम ए बी वेक्टर के बारे में बात करें, इसका मतलब होता है वेक्टर ए बी। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ये एरो जिधर भी जा रहा होगा, जैसे ए से बी की तरफ एरो जा रहा है, एरो जो ऊपर जो हमने एरो लगाया है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, इसके मतलब जो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो होगी ए से बी की तरफ। बात समझ में आई? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए से बी की तरफ। तो यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर क्वांटिटीज हमने देखा कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड तो हम क्या करेंगे? स्केल लेंगे और इसकी जो लेंथ है उसको हम चेक कर लेंगे, कितनी लेंथ है उतना तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन हमें उसमें शो करनी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ए बी वेक्टर, जहां पे हम इसको वेक्टर ए बी बोलते हैं। जो डायरेक्शन है वो इसकी कहां से होती है? ए से लेके बी। अच्छा, और भी थोड़ा मैं बता दूं, जहां से ये स्टार्ट होता है, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, भाई एरो इधर से इधर है तो यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जिधर से भी वेक्टर स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां भी वेक्टर खत्म होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। ठीक है, या फिर इसको हम हेड भी बोल देते हैं और इसको हम टेल भी बोल देते हैं। बात समझ में आई? इसको हम हेड बोल देंगे और इसको हम टेल बोल देंगे। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है ना? तो इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है? इनिशियल पॉइंट से लेके टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट तक उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जरा हम वेक्टर्स की बात करें तो ए क्वांटिटी दैट हैड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जैसे जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिनके पास हो उनको हम बोलते हैं वेक्टर। जैसे फोर्स हो गया,
डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई। ये जो एग्जाम्पल हैं ये अपने क्या है, वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। वेक्टर्स में यदि हम बात करें तो सीबीएसई में ऐसे कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं तुम्हें बताता चलूंगा कि यहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वेक्टर है या वेक्टर नहीं है, वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, जैसे यदि मैं एक एग्जाम्पल लूं, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं तो मेरे को बताओ, जैसे मैंने ये बोल दिया 18 मीटर पर सेकंड, ये वेक्टर है या स्केलर। फिर मैंने दूसरा एक एग्जाम्पल लिया कि मुझे ये बताओ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो अपने पास वेक्टर है या स्केलर। ये तुमने फिजिक्स में काफी अच्छे से पढ़ा भी होगा, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन फिर भी अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, जैसे पहले वाला एग्जाम्पल अपन ने देखा, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखा, इसका मतलब ये जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये वाली जो यूनिट है वो किसकी हो सकती है, या तो ये स्पीड हो सकती है या फिर ये वेलोसिटी हो सकती है। बात समझ में आई? या तो ये स्पीड हो सकती है या ये वेलोसिटी हो सकती है। हमने इसकी यूनिट से हमने ये मतलब इतना पता लगा लिया। यदि ये स्पीड हुई तब तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। और यदि ये वेलोसिटी हुई तब कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब केवल अपने पास इतना इतना लिखा हुआ दे 18 मीटर पर सेकंड, तो अपन कुछ नहीं बता सकते कि ये वेलोसिटी है या स्पीड है, मतलब स्केलर है या वेक्टर है। कई इसको ऐसे भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी इसको ऐसे दिया हुआ है कि जब तक तुम्हें डायरेक्शन ना लिख के दी हुई हो कि 18 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ, है ना, ऐसे डायरेक्शन ना डिसाइड की हो तब तो तुम इसको स्पीड मानोगे, और जब इसकी डायरेक्शन दे दे तब तुम क्या मानोगे, वेलोसिटी मानोगे। तो यहां अपने को डायरेक्शन दी नहीं है, डायरेक्शन जब तक नहीं दी हुई है तब हम इसको क्या मानेंगे, स्केलर मानेंगे। तो जो इसका जो रिजल्ट है वो अपने पास क्या जाएगा, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। बात समझ में आई? क्यों आएगा? बात तुम्हारी बिल्कुल सही थी कि मीटर पर सेकंड है तो स्पीड भी हो सकती है और वेलोसिटी भी हो सकती है। तो हम मानेंगे कौन सी? तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि जब तक तुम्हें डायरेक्शन ना दी जाए, है ना, यदि डायरेक्शन दे देता कि टू द नॉर्थ, है ना, तो नॉर्थ की साइड यदि डायरेक्शन दे देता तब तो तुम बोलते वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी। जब तक इसने डायरेक्शन नहीं दी है इसका मतलब ये स्पीड है, और स्पीड तो अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है। बात सुन में? अब हम आते हैं 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यदि हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट से हमें पता लगा कि ये तो एक्सेलरेशन ही हो सकता है। यूनिट से हमने देखा कि एक्सेलरेशन ही हो सकता है। तो एक्सेलरेशन में तो हमें डायरेक्शन और एक्शन को देखना ही नहीं है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि वो कौन सी क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो नॉर्मल जिसकी एक ही यूनिट पॉसिबल है तब तो हम बोल देंगे वेक्टर। यदि एक से ज्यादा यदि यूनिट पॉसिबल हो कि वो स्केलर है या वेक्टर है, तब हम देखेंगे कि उसमें डायरेक्शन गिवन है या नहीं गिवन है। वैसे इनमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने ना तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है ना वो पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट ये अपना पोजीशन जो वेक्टर है वो अपना काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है। पोजीशन वेक्टर को थोड़ा ढंग से समझ लेना। जैसे मान लो ये x है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है, यहां पे मैं कोई भी पॉइंट P ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट है x y z, जिसके कोऑर्डिनेट है x y z। मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन से इस पॉइंट P को मिला रहा हूं, ओरिजिन से इस पॉइंट P को मिला रहा हूं, इसी को मैं क्या बोलता हूं, r वेक्टर। तो r वेक्टर जो है, r वेक्टर अपने पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब भी हमें मैथ में जब ये बोल दे कि पोजीशन वेक्टर है, जब तक हमें ये बोले पोजीशन वेक्टर है, तो हम हमेशा पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन से ही मानेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही हम कंसिडर करेंगे। जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिस भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो तुम क्या करोगे, ओरिजिन से उस वाले पॉइंट की तरफ एरो बनाता हुआ एक वेक्टर बनाओगे। बात समझ में आई?
कौन सा वो वेक्टर हो गए, ओ पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर मतलब ओ से लेके पी तक इसकी डायरेक्शन है ना। तो जो किसी भी पॉइंट का यदि पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो तुम क्या करो, ओरिजिन को इनिशियल पॉइंट मानते हुए पी की तरफ एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना दो, वही क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसी भी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू पूछे, जैसे मान लो कोई पॉइंट क्यू दे दिया तुम्हें x2 y2 z2 और उसका p के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट p है x1 y1 z1 है ना, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर पूछ लिया q का p के रेस्पेक्ट में, तो तुम क्या करो, p से स्टार्ट होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाओ, ये क्या हो जाएगा अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p। लेकिन जो अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। केवल पोजीशन वेक्टर बोले तो हम हमेशा पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही मानते हैं। और ये होगा क्या, यदि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो पोजीशन वेक्टर अपने पास आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये थोड़ा ध्यान रखना कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, किसी भी पॉइंट P का यदि पोजीशन वेक्टर हमें लिखना है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तो हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है ना। तो ये होता है अपना पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मैं वेक्टर और 3D की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो रोल होता है वो होता है अपना डायरेक्शन कोसाइंस का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, हमने क्या किया, कोई भी एक वेक्टर अज्यूम किया, कोई भी एक पॉइंट अज्यूम किया P, और ये हमने वेक्टर बनाया पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये यहाँ पे है ओरिजिन। ठीक है, इतनी बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान रखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे एंगल बना रहा है अल्फा। पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है गामा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अल्फा बीटा गामा आर एंगल formed by OP vector with positive direction of x, y and z axis respectively। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस से बनाए हुए एंगल हैं अल्फा बीटा और गामा। देन देखो, देन होगा क्या, जो कोस है उसका अल्फा ले लो, नहीं सॉरी अल्फा है उसका कोस लो, ऐसे ही बीटा है उसके कोस लगा दो और गामा है उसको कोस लगा दो। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाए हुए एंगल अल्फा बीटा गामा है तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आर कोल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी वेक्टर। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पता लगा क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो भी वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा और पॉजिटिव जेड एक्सिस से यदि गामा एंगल बनाए तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, हमने देखा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। जनरली हम एक और पॉइंट देखते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आर डिनोटेड बाय हम बार बार कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ना लिख के एल एम एन रेस्पेक्टिवली हम क्या करते हैं, कोस अल्फा को तो एल लिखते हैं, कोस बीटा को एम लिखते हैं और कोस गामा को
n लिखते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर? तो कोस अल्फा को हम l लिखते हैं, कोस बीटा को हम m लिखते हैं और कोस गामा को हम n लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है कि इफ, जो रिजल्ट है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ LMN आर, डायरेक्शन कोसाइंस को अपन शॉर्ट फॉर्म में DC लिखते हैं, आर DC ऑफ एनी वेक्टर देन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो रिजल्ट है बेटा, ये बहुत ही जरूरी है तुम्हें वेक्टर 3D में याद रखना। जितना कि जैसे पंडितों के लिए गायत्री मंत्र होता है, ऐसे ही तुम्हें कोऑर्डिनेट 3D वेक्टर में तुम्हारे पास ये रिजल्ट है कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर है उसके यदि डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो ये वाला जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू होगा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो रिजल्ट है, यदि कोई भी लाइन है ना, इसका मतलब ये है कोई भी लाइन यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही हैं, तो उसके कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा का जो स्क्वायर करोगे तो उनको ऐड करोगे तो हमेशा वो रिजल्ट कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। बात समझ में आई? तो ये जो बात है इसका प्रूफ है वो मैं नहीं करवा रहा, प्रूफ मैं क्लास में करवा चुका हूं। तो ये जो रिजल्ट है वो तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस के बाद में अब अपन देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने पास रोल प्ले करते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं वो मैं भी तुम्हें बताता हूँ। देखो, डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन ये है, एनी नंबर proportional to direction cosines of a vector is called direction ratios of vector। बात समझ में आई? डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? जो भी डायरेक्शन कोसाइन अपने पास आते हैं, जो भी अपने पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, उनके कोई ऐसे नंबर प्रोपोर्शनल, कोई भी नंबर प्रोपोर्शनल हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ये एक और जो हम बात याद रखेंगे, जनरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर इज represented by A, B, C रेस्पेक्टिवली। जैसे कि हम डायरेक्शन कोसाइंस को हमने देखा कि LMN से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A, B, C से। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, जैसे मैं कुछ एक तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल अपन यदि देखें तो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन अपने दे दिए। डायरेक्शन कोसाइंस हैं 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइंस यदि तुम लिखो किसी भी लाइन के, भाई ये है L, ये है M, ये है N, किसी भी लाइन के यदि तुम डायरेक्शन कोसाइंस लिखो तो ये जरा एक बार चेक कर लेना कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर तीनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैंने ऐसे ही यहाँ पे 1/√3 1/√3 1/√3 नहीं लिख दिया है ना। ये अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता था कि कभी तुम ऐसे बोल दो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन 311 है, ये हो ही नहीं सकते। 311 डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तीनों का सम करो 1 आ ही नहीं सकता, है ना। तो कोई भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये नहीं हो सकते। डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यदि तुम लोगे तो उनकी स्क्वायर का सम है वो 1 होना चाहिए। तो देखो, यदि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, हमें उनके बारे में देखना है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? तो हमने क्या कहा
कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। यदि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी नंबर, मतलब 2 इंटू डी सी लिख दूं। 2 इंटू डी सी का मतलब क्या हुआ, 2/√3, 2/√3 और 2/√3। ठीक है, ये हुआ। तो ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। चलो, किसी ने कहा कि सर 1 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, मैंने -1 से कर दिया, तो -1/√3, -1/√3, -1/√3। किसी ने कहा सर -1 और 2 से कर रहे हो तो 3 से भी कर दो। 3 ने क्या गलती की है, ठीक है 3 से भी कर देते हैं भाई। 3 से किया तो आ गया √3, √3 और √3। बात समझ में आई। किसी ने कहा सर √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास √3 इंटू डायरेक्शन कोसाइन कितने आ जाएंगे, 1, 1, 1। बात समझ में आई। तो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये सब के सब डायरेक्शन रेशियो हैं इसी वेक्टर के, ये इसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ये जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं ये अपन नोट लिखते हैं। वो नोट ये होगा कि स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर इज यूनिक। डायरेक्शन कोसाइन जो है वो तो यूनिक ही होंगे, क्योंकि वो L² + M² + N² को सेटिस्फाई करने चाहिए। बट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट डायरेक्शन ratios of a vector। हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन तो किसी भी वेक्टर के यूनिक होंगे, बट डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जैसे भाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब एक और डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे एक और डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, -5 से करोगे एक और डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इनको तो एक और डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। तो बात समझ में आई। डायरेक्शन कोसाइन से हम डायरेक्शन रेशियो किस टाइप से निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन से यदि डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा तो ये बेहद ही आसान है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि इसका उल्टा कैसे करते हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन किस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आई ना कि डायरेक्शन कोसाइन से यदि डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने पास क्या आ जाता है, डायरेक्शन रेशियो आ जाता है। उसी से हमने ये नोट लिखा कि डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होंगे, बट डायरेक्शन रेशियो जो है वो अपने पास इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं। चमका। सो चलिए एक बात और हम देख लेते हैं। हम देखते हैं जरा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, कलर चेंज कर लूं मैं थोड़ा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सेस। जो भी अपने पास एक्सेस होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस हुई, वाई एक्सिस हुई, जेड एक्सिस, उनके डायरेक्शन कोसाइन हम याद रखेंगे। क्या क्या होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं एक्स एक्सिस के, सबसे पहले अपन देखते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो अपने को रटने चाहिए, मतलब याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो जरा देखो, यदि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो देखें तो एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, जो वेक्टर जो होगा जो एक्स एक्सिस के, अच्छा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये है कि जो भी वेक्टर जो होगा वो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, इसका मतलब ये हुआ जो भी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा हमें उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अच्छा जी, तो जरा अल्फा बताओ, जरा यहाँ पे कितना है, अल्फा कितना है। अल्फा क्या होता था, किसी भी वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल। तो जब एक्स एक्सिस के ही अलोंग वेक्टर है तो अल्फा कितना होगा, 0 डिग्री। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। ऐसे ही वाई एक्सिस से एंगल बनाया हुआ बीटा है तो बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ऐसे ही गामा भी अपने पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है तो वाई और जेड एक्सिस से तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। देयरफॉर जो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोस अल्फा मतलब कोस 0, कोस बीटा मतलब कोस 90 और कोस
गामा मतलब कोस 90। तो कितने होंगे 1 0 0। तो एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन है, भाई डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होते हैं ना, तो हम इनको याद रख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज तो कुछ भी हो सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे आगे, डायरेक्शन कोसाइन जो है एक्स एक्सिस के वो कितने आगे 1 0 0। अब बता दो मुझे कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस कितने आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस कितने आ जाएंगे भाई 1 0 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो अपने पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो कितने आएंगे, लैम्डा 0 0 लिख सकता हूं। लैम्डा यहां पे तुम कोई भी नंबर पुट कर दो, क्योंकि तुम किसी भी नंबर से पुट करोगे तो ये तो 0 0 रहेंगे, और 1 को तुम किसी भी नंबर लैम्डा से पुट करोगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा 1 1 लैम्डा 0 0 हो जाएंगे। इसको जरा मैं और यदि मोर अप्रोप्रिएट लिख पाऊं तो लैम्डा को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लैम्डा से डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अपने पास डायरेक्शन रेशियो जो है एक्स एक्सिस के वो आ जाएंगे लैम्डा 0 0। जैसे मैं बोलूँ 3 0 0 तो हाँ बिल्कुल ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। मैं बोलूँ 5 0 0 बिल्कुल डायरेक्शन रेशियोज हैं। 9 0 0 एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन कौन से हैं 1 0 0। ठीक है, जरा ऐसे ही यदि अपन सिमिलरली यदि हम वाई एक्सिस की बात करें, यदि हम वाई एक्सिस की बात करें, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं। वाई एक्सिस की बात करें तो तुम देख पा रहे हो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है 0 डिग्री, और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। देयरफॉर जो डायरेक्शन कोसाइन है वाई एक्सिस के वो कितने हो जाएंगे, कोस एल्फा मतलब कोस 90, कोस बीटा कोस 0, कोस गामा मतलब कोस 90 मतलब 0 1 0। और ऐसे यदि डायरेक्शन रेशियोज की बात करें ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे 0 लैम्डा 0। बात समझ में है ना। तो ये जो चीजें हैं ये तुम्हें ध्यान रखनी होंगी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो है वो दोनों याद होने चाहिए। जेड एक्सिस की बात करें तो अल्फा भी यहाँ पे 90 आ जाएगा, बीटा भी यहाँ 90 आ जाएगा, और गामा भी यहाँ, गामा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस की यदि बात करें कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो क्या होंगे कोस 90 और कोस 0 मतलब 0 0 1। तो ये होते हैं जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जेड एक्सिस क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 0 0 लैम्डा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 0 0 लैम्डा। तो बात समझ में डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या क्या होते हैं, ये चीजें भी तुम्हें याद रहनी चाहिए। अब जैसा कि अपन ने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन से हम डायरेक्शन रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो जो है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, किसी भी नॉन जीरो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन कोसाइन से अपने पास डायरेक्शन रेशियो आ जाता है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो फ्रॉम डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ गिवन वेक्टर। किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन जो रेशियोज हैं वो हमें गिवन है ए बी सी। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन हम लिखेंगे ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लिखेंगे बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बोलें तो ये तो अपना एल हो गया, ये अपना m है और ये n है। बात समझ में आई। तो किसी भी वेक्टर के यदि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हों तो उनके डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, a अपॉन इनका रूट स्क्वायर का रूट, b अपॉन दिस और c अपॉन दिस। चलो इसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। जैसा कि हमने बोला कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, हाँ, लेट
300 are direction ratios of a given vector, then find डायरेक्शन कोसाइंस। हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, हमें डायरेक्शन कोसाइन इनके फाइंड आउट करने हैं। तो जरा देखो यहां पे a कितना है 3, b कितना है 0 और c कितना है 0। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। बात समझ में? a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो हम डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस भी होता है, इसकी वजह जो है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों पॉसिबल होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या आएंगे देखो, प्लस माइनस 3/√/a² प्लस b² प्लस c², प्लस माइनस 0/ कुछ भी रूट में 3² प्लस 0² प्लस 0², और ये भी 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 0 0, है ना। और आना भी चाहिए था भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे प्लस माइनस 0 0। ठीक है, अब बात आती है कि सर आपने प्लस माइनस क्यों लगाया है। तो देखो प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है, इसको थोड़ा मैं इधर समझा देता हूं। प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया, किसी के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं 300। ठीक है, जैसे इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूं। तो डायरेक्शन रेशियोज यदि 300 हैं, डायरेक्शन रेशियोज 300 हैं, तो मुझे इतना बता दो कि हमने अभी अभी तो देखा था कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है तो एक्स एक्सिस के होते हैं। ये जो डायरेक्शन रेशियो है ये तो एक्स एक्सिस के ही होते हैं। तो जरा देखो, अब मुझे ये बताओ, मैं यदि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं, ये डायरेक्शन रेशियो किसके हैं, एक्स एक्सिस के। यदि मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो ये डायरेक्शन रेशियो ही रहेंगे। भाई डायरेक्शन रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, डायरेक्शन रेशियो ही आएंगे। तो ये भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो रहेंगे, मतलब प्लस वाले भी रहेंगे और माइनस वाले भी रहेंगे। तो दोनों यदि डायरेक्शन रेशियो रहेंगे, इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइन में दोनों प्लस माइनस का हमने ले लिया। तो हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन रेशियो से हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो हमें प्लस माइनस के दोनों जो साइन है वो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मैंने दोनों तुम्हें बता दिया है कि डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है। डायरेक्शन कोसाइन से यदि हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो बिल्कुल आसान है, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। और यदि डायरेक्शन रेशियोज से यदि डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तब हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन कोसाइंस का। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये तुम्हारी वेक्टर में कम, 3D में ज्यादा है। 3D में इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, बट मैंने वेक्टर में इसलिए बताया कि डायरेक्शन कोसाइन का रोल आया तो मैंने यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, वैसे ही एनसीईआरटी में जो ये वाला टॉपिक है वो तुम्हारे 3D में दिया हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में मैंने यहीं पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर कि कौन कौन से वेक्टर्स के टाइप होते हैं। जैसा कि अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, भांति भांति के अपने मैट्रिक्स पढ़े थे, वैसे ही कुछ एक वेक्टर होते हैं। तो अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। चलो सब कुछ लिखा हुआ है, अपन बारी बारी से देख लेते हैं। जीरो वेक्टर, सबसे पहले है जीरो वेक्टर। आसानी से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जीरो वेक्टर मतलब जीरो मतलब जीरो ना, है ना। तो जीरो वेक्टर क्या होगा, कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड हो जीरो, ऐसा कोई वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम जीरो वेक्टर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जीरो वेक्टर को ऐसे मॉडुलस लगा दो, वेक्टर का मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कितना होता है, जीरो होता है जीरो वेक्टर। देखो ध्यान रखना, ऐसे जीरो लिखा हो तो ये है स्केलर, है ना, और जीरो के ऊपर ऐसे लिखा हो तो वो है वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जो है वो हम, इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, जीरो होता है। और डायरेक्शन क्या होगी, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डिफाइन नहीं होती है। बात समझ में। दूसरा वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर, दूसरा वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, और सॉरी ए वेक्टर से। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कैप लगा दो, ए के ऊपर कैप लगाया, इसका मतलब है ये है यूनिट वेक्टर ऑफ
ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है, इसलिए तो यूनिट वेक्टर बोला गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर लेना हो तो हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के कैप से, इसको हम बोलते हैं ए कैप, ठीक है, ए के कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? तो डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर की और ए कैप की वो सेम ही होती है, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही ए कैप होता है, ठीक है। फिर आता है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों, दो वेक्टर जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों, उनको हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। तो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर की हम बात करें, कोलिनियर वेक्टर क्या हो गया, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। ये ध्यान रखना, कोलिनियर लाइन और कोलिनियर वेक्टर्स में फर्क होता है। कोलिनियर लाइन और कोलिनियर वेक्टर्स में फर्क होता है। कोलिनियर लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो कि एक के ऊपर एक हो, लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर नहीं होते। कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम लाइन के पैरेलल हों। जैसे मान लो मैं एक वेक्टर ये बोलूं और एक वेक्टर ये बोल दिया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये किसी भी सेम लाइन के दोनों पैरेलल ही तो हैं। हाँ, डायरेक्शन भले ही अलग अलग है, डायरेक्शन हमें नहीं देखनी है, बस हमें पैरेलल जो है वो हमें चेक करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, यदि किसी भी लाइन के पैरेलल हो गए दोनों वेक्टर, तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई? फिर आता है इक्वल वेक्टर। भाई नाम से पता लग रहा है, हमने देखा वेक्टर किसे कहते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो ऐसा वेक्टर जो कि इक्वल है, ऐसे वेक्टर जो कि इक्वल है, उनको क्या बोलेंगे, जो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, ऐसे वेक्टर ही इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो तो हम उनको इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया हो उसको भी हम इक्वल वेक्टर नहीं करेंगे। तो इक्वल वेक्टर हमने किसको बोला, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां पे मैग्नीट्यूड भी लिख देना, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। चमका। फिर आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, तो देखो नेगेटिव का मतलब होता है मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का सेम रखो, बस डायरेक्शन जो उसके ऑपोजिट कर दो। जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, जैसे मान लो ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इसकी डायरेक्शन इधर कर दो। माइनस ए की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन ये है तो माइनस ए की डायरेक्शन ये कर दो, मैग्नीट्यूड सेम रखो। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन यदि ऑपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनस ए वेक्टर से। ठीक है, ए वेक्टर को हम यदि ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके नेगेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ए वेक्टर से। बात समझ में आई? तो ये कुछ एक अपने टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के। ठीक है, आगे हम एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे दोहराते हैं, वो एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं तुम्हें फ्री वेक्टर्स का। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बताता हूं फ्री वेक्टर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अपने क्लास 12th में फ्री वेक्टर्स के बारे में ही चर्चा होंगी। फ्री वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है। अब इस वेक्टर को तुम पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करवा दो, इस वेक्टर को तुम पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करवा दो, ये सब के सब क्या होंगे, जैसे इस वेक्टर को ए वेक्टर ये पैरेलल शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बड़ा बन गया, तो जरा मैं एक बार यदि मैं बात करूं तो हाँ ये हो गया कॉपी। तो ये मैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, ये भी मैं इसके पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, और ये भी मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को ही मैं क्या कर रहा हूं, पैरेलल शिफ्ट करता जा रहा हूं। इसी वाले वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करता जा रहा हूं। कितनी बार पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये सब के सब जो वेक्टर हैं वो सब के सब, जैसे मान लो ये फर्स्ट वेक्टर है अपना, यह सेकंड,
ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। तो ये सब के सब वेक्टर क्या होंगे, बराबर होंगे। फ्री वेक्टर क्या होते हैं, फ्री वेक्टर होते हैं कि अपन वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवाओ, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवाओ तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, इन सबको हम वेक्टर सेम ही मानेंगे। मतलब हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवा सकते हैं। किसी ने बोला ये ए वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, ये दिया गया ए वेक्टर है तो इसके पैरेलल तुम शिफ्ट करो, ये भी ए वेक्टर होगा। फ्री वेक्टर का मतलब यही होता है, फ्री वेक्टर का मतलब यही होता है। और फ्री वेक्टर ना हो इसका मतलब ये और ये वेक्टर अलग हो जाएंगे। क्लास 12th में हम जो भी वेक्टर पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर होते हैं, मतलब उन वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट करवा सकते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो बस इतना ध्यान रखो, फ्री वेक्टर्स में हम पैरेलल शिफ्ट करवा सकते हैं, उन वेक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो अपन कर लेते हैं। ठीक है, वो अपन देखते हैं। देखो, विच ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स आर, पहला पूछा गया है कोलिनियर वेक्टर बताओ कौन कौन से हैं। पहले बताओ कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से हैं। कोलिनियर वेक्टर हमने क्या पढ़ा था, ऐसे वेक्टर जो किसी लाइन के पैरेलल हों, किसी लाइन के पैरेलल हों उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो जरा ये लाइन देखो, इस लाइन के कौन कौन से वेक्टर पैरेलल हैं, ए सी डी तीनों पैरेलल हैं, ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर तीनों पैरेलल हैं। तो ए सी एंड डी वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। ए सी एंड डी आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर समझ में आए क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो मैंने बार बार ये जो काट रखा है इसका मतलब है ये लेंथ है 1 यूनिट, इतनी की जो लेंथ है वो कितनी है 1 यूनिट। ये एक लेंथ 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ऐसे इनकी लेंथ डिसाइड की हुई है। इक्वल वेक्टर हमने क्या बोला था, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो डायरेक्शन से हमें पता लगा ए और सी की डायरेक्शन जो वो सेम दिख रही है, और ए और सी की जो डायरेक्शन है वो इक्वल दिख रही है। जरा मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 और 1 2 यूनिट, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और 1 2 यूनिट। बात बन गई। तो ए एंड सी आर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, ए एंड सी आर इक्वल वेक्टर्स। बात समझ में आई। थर्ड हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। तो जरा हमने देखा एक ही पॉइंट से, यहां ये पॉइंट से तीनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हो, तो बी सी एंड डी वेक्टर आर कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स। बात समझ में आई। तो इस टाइप से हम कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल वेक्टर्स को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बता सकते हैं कौन कौन से वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर है, इक्वल है और कोइनिशियल है। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। तो देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को यदि हम देखें तो हमें दो केस पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ, दो लॉ जो है हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े आगे से स्टार्ट होते हैं वेक्टर्स में, मतलब सीबीएसई जहाँ से पूछती है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ बोलता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है। जैसे मान लो ये ए वेक्टर हुआ, ठीक है, ये मान लो बी वेक्टर है ना, अलग अलग वेक्टर अलग अलग जगह पे पड़े हैं। इन दोनों वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि तुम्हें यदि ऐसा इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो तुम क्या करो, एक वेक्टर को शिफ्ट करवाओ। जैसे बी वेक्टर है, बी वेक्टर को हम शिफ्ट करेंगे। देखना, बी वेक्टर को हम शिफ्ट किया, बी वेक्टर अपना ये वाला वेक्टर है। बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवाओ, ये हम पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। बी वेक्टर को उठा के हमें लेके आना है ए वेक्टर का जहां हेड है वहां पे बी वेक्टर का टेल होना चाहिए। बात समझ में आई। हमने बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। ए वेक्टर का जहां हेड है वहां बी वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो ए प्लस बी वेक्टर कैसे बनेगा, ए प्लस बी जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा ये जो ट्रायंगल है, ये तुम्हारा ट्रायंगल जो है, इसको पूरा करने वाला जो वेक्टर है वो होगा ए प्लस बी वेक्टर। बस फर्क क्या होगा कि जैसा ए की हेड से बी का टेल जुड़ा था, वहां पे ये जो वेक्टर है, ये जो ए प्लस बी वेक्टर है, ये क्या करेगा, इस वाले हेड से हेड जोड़ेगा। मतलब
टेल से हेड नहीं जुड़ेगा, हेड से टेल नहीं जुड़ेगा, टेल से टेल और हेड से हेड जुड़ता हुआ आएगा। जैसे यहाँ पे ए के हेड से बी का टेल जुड़ा था, ए के हेड से बी का टेल जुड़ा था, इन दोनों को ऐड करना हो, इन दोनों को ऐड करना हो तो ये वेक्टर बनाओ। उसकी डायरेक्शन कैसे बनाओगे, डायरेक्शन बनाओगे यहाँ पे हेड से टेल जोड़ना है तुम्हें, यहाँ तो हेड से टेल जुड़ा था बट यहाँ से टेल और हेड से हेड जोड़ता हुआ तुम्हें बनाना है। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए प्लस बी वेक्टर। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने बी को ही क्यों शिफ्ट किया, ए को शिफ्ट कर दो। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो चलो जरा ए को शिफ्ट करें, जरा ए को शिफ्ट करूं। तो ए को शिफ्ट करके देखते हैं क्या होता है। ए का यदि हमें वेक्टर बनाना है, ए प्लस बी निकालना है ना, तो ए को पैरेलल शिफ्ट करो, बी के हेड से ए का टेल जुड़े। तो ए के टेल से बी का हेड मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। और अब क्या करो, a प्लस बी वेक्टर क्या बनेगा, इन दोनों से मिलने वाला वेक्टर, इन दोनों को ऐड करने वाला वेक्टर, ठीक है। ट्रायंगल बना दिया। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इसके टेल से इसका हेड जोड़ना। तो ये वेक्टर कौन सा हो गया, a प्लस बी वेक्टर हो गया, क्योंकि ये अपना क्या था, a वेक्टर है। अब तुम देखो ये a प्लस बी वेक्टर और ये a प्लस बी वेक्टर सेम ही तो है, पैरेलल शिफ्ट करवा दो, इस वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कराओगे तो a प्लस बी ही बन जाएगा। तो दोनों वेक्टर सेम ही तो है, पैरेलल ही तो है। तो बात समझ में, तुम किसी भी वेक्टर को कैसे भी रिप्लेस करो, बस ये ध्यान रखो a के हेड से b का टेल जोड़ना है। यदि हमें a प्लस बी निकालना है तो a के हेड से b का टेल जोड़ना है या a के टेल से b का हेड जोड़ना है, बट जो रिजल्टेंट आएगा वो टेल से टेल और हेड से हेड जुड़ता हुआ आएगा। तो ट्रायंगल लॉ समझ में आया क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऐसे ही बोलता है, जो हमें इस टाइप से करना होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप से हमें फाइंड आउट करना होगा a प्लस बी। दूसरा जो लॉ आता है वो अपने पास होता है पैरेललोग्राम लॉ। दूसरा जो लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ। कुछ नहीं है पैरेललोग्राम लॉ, कुछ नहीं है, वो भी ट्रायंगल लॉ ही है एक्चुअली। ट्रायंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ बना है। उसने कहा कि आप a वेक्टर ये लो, बी वेक्टर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो बी वेक्टर मैं एक बार इधर बना देता हूं, ये मान लो बी वेक्टर है। तो उसने कहा पैरेललोग्राम लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि आप जब भी बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर निकालते हो तो देखो सेम ऐसे ही करेंगे, बी वेक्टर के टेल इसके हेड से जोड़ देंगे। इस बी वेक्टर का टेल जो इसके हेड से जोड़ दिया, बी वेक्टर का जो टेल है वो इसके हेड से जोड़ दिया है। अब तुम क्या करो, एक पैरेललोग्राम बनाओ। अब तुम क्या करो, एक पैरेललोग्राम बनाओ ए और बी की हेल्प से। कैसे बनाएंगे वो थोड़ा मैं तुम्हें बता देता हूं। ये जो बी वेक्टर है इसको पैरेलल शिफ्ट करवा दो इधर, सॉरी बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कराया इधर, करवा दिया। फिर ए वेक्टर को पैरेलल इधर शिफ्ट करवा दूं मैं इधर। ए वेक्टर को उठाया, क्या कर रहा हूं, ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर को उठाया और मैंने पैरेलल शिफ्ट करवा दिया इधर, करवा दिया, ठीक है। बी वेक्टर को उठाओ और ए वेक्टर को उठाओ और उनको पैरेलल शिफ्ट करवा दो। बात समझ में आया। तो ये ए वेक्टर हो गया है ना, ये पैरेललोग्राम एक बन चुका है। अब इस पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल होगा, जो इसके टेल से इसके हेड को जोड़ रहा होगा, ये क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर होगा। जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर होगा। बात समझ में आई। तो ए प्लस बी निकालना है, कैसे निकालते हैं, या तो ट्रायंगल लॉ से निकाल लो या पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लो, बात सेम ही आएगी। ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा, ए और बी वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर होगा। कौन सा डायग्राम, जो डायग्राम इसी, देखो अब ये ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर सीधा जाएगा। ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम से ज्यादा इजी होता है ए प्लस बी निकालने के लिए। बात समझ में। तो दो हमें लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों हमें पता होने चाहिए। हालांकि पेपर में जो क्वेश्चन है वो इससे नहीं पूछे जाते हैं। बात समझ में आई। फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वेक्टर एडिशन की। तो पहली होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि तुम a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, वो दोनों जो है वो बराबर ही होते हैं। चाहे a को b से जोड़ो चाहे b को a से जोड़ो, वो दोनों ही बराबर होंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो बोलती है कि तीन वेक्टर्स को ऐड करना हो ना,
तीन वेक्टर्स को ऐड करना हो तो पहले किन्हीं भी दो को ऐड करना। ध्यान रखना मैथ्स में ये जो प्रॉपर्टी है वो काफी आती है, कई बार आती है। मैट्रिक्स एडिशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मैट्रिक्स में भी हमने पढ़ी। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है किन्हीं भी तीन वेक्टर को ऐड करना हो तो चाहे तो तुम पहले a प्लस बी को ऐड करो फिर उसमें c ऐड कर दो, या फिर पहले b प्लस c ऐड करो फिर उसके बाद उसमें a ऐड कर दो, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। बात समझ में आई? तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तब भी तुम कैसे ही ऐड कर सकते हो, चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, उनका एडिशन जो हो सेम ही आएगा। या तीन वेक्टर्स को ऐड करना है तब भी तुम इनको कैसे भी कर सकते हो, या तो a प्लस बी को ऐड करके c ऐड कर दो, या b प्लस c को करके उसमें a ऐड कर दो, दोनों जो वैल्यू है वो सेम ही आएंगी। बात समझ में आई है ना? इतनी बात क्लियर है वेक्टर एडिशन किस टाइप से होता है। अब अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे यदि मैं बात करूं कि जैसे मान लो ये है ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर, तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं इधर ही लिख दूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर के बारे में यदि हम देखें तो एक तो इसके डायरेक्शन है और एक इसके पास मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आया? ए वेक्टर जो है उसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हमने मान लिया, मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर का मोड। भाई वेक्टर का मॉडुलस ऐसे ही तो लिखते हैं। तो जब हम कोई भी यदि हम वेक्टर लिखते हैं तो ए वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं 3a वेक्टर लिखूं, 3a वेक्टर है तो 3 को मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एक डायरेक्शन लिखनी है और अपने को मैग्नीट्यूड देखना है, दो ही चीजें देखनी है। भाई इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर दूं और मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दूं तो अपने पास वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। जब ध्यान रखना किसी भी वेक्टर को यदि तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन आएगी सेम एज ए वेक्टर। ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आएगी 3a वेक्टर की। और जो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3a का मैग्नीट्यूड मतलब 3 टाइम्स ऑफ a का मैग्नीट्यूड। जो भी 3a का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 3 गुना हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं हाफ a वेक्टर लिखना है, हाफ a वेक्टर की डायरेक्शन बताओ और मैग्नीट्यूड बताओ, ऐसे ही पूछा जाएगा कि इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होंगे। तो a वेक्टर को मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम एज ए वेक्टर। ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही हाफ ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा हाफ ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो भी जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे यदि मैं अब तुम्हें पूछूं -2a वेक्टर के बारे में बताओ क्या ख्याल है, तो -2a वेक्टर की एक डायरेक्शन होगी और एक मैग्नीट्यूड होगा, ऐसे होगा। -2a वेक्टर का डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या आएगी, जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आएगी सेम एज ए वेक्टर, और यदि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आएगी ऑपोजिट टू ए वेक्टर। यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आएगी ऑपोजिट टू ए वेक्टर। और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड है -2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा 2 इंटू ए। भाई मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो तुम ऐसे मत लिख देना -2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड रहेगा 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड। तो बात समझ में आई? किसी भी ए वेक्टर से 3a वेक्टर बनाना हो तो सेम मैग्नीट्यूड को 3 टाइम्स कर देना, हाफ करना हो तो मैग्नीट्यूड को आधा कर देना, डायरेक्शन सेम। -2a लिखना हो तो ऑपोजिट टू ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि अपन यहाँ पे लिखते हैं ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, थोड़ा सा मैं छोटा बना दूं इसको जिससे हम आसानी से लिख पाए। ये है मान लो ए वेक्टर, और थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये मान लो ए वेक्टर है। अब यहाँ पे हमें 2a वेक्टर लिखना है। 2a वेक्टर कैसे आएगा, डायरेक्शन सेम और यहाँ पे इसका डबल मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लेंथ जो है वो लगभग डबल हो जाएगी। वो कितना आ गया 2a वेक्टर, इसका आधा हाफ वेक्टर लिखना है तो ये क्या हो गया हाफ ए वेक्टर, ये हो गया हाफ ए वेक्टर। और यदि इसका -2a वेक्टर लिखना है, -2a वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड 2a के बराबर और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो ये क्या आ गया -2a वेक्टर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी वेक्टर को स्केलर यदि मल्टीप्लाई करते हैं, किसी वेक्टर का स्केलर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ध्यान रखना, पॉजिटिव यदि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो ए वेक्टर के ही बराबर होगी, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है,
तो बात समझ में आई ये चीज। अब हम देखते हैं आगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट हम किसको बोलते हैं? तो देखो एक चीज ये ध्यान रखना, जब हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 चीजों को ध्यान देते हैं। आई कैप होता है, आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है अपने पास? जे कैप होता है यूनिट वेक्टर, यहां पे अलोंग पॉजिटिव एक्सिस कर लो ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही के कैप अपने पास होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तीनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के कोरोस्पोंडिंग अपन एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 यूनिट है। मैग्नीट्यूड 1 यूनिट मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जरा देखते हैं, यदि मैं कोई पॉइंट P लेता हूं, यदि मैं कोई पॉइंट P लिया x, y, z, तो देखो ये आएगा कैसे? यदि मैं P वेक्टर को हमने लिखा, यदि हमने अभी देखा था कि OP वेक्टर कैसे लिखा जाता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखा जाता है ना? OP वेक्टर जो है, यदि मैं OP, ये O है, यदि मैं OP वेक्टर की बात करूं तो OP वेक्टर ऐसे लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पे जब मैं बात करूं तो एक्स, वाई, जेड आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बात समझ में आई? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप जो है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप जो है वो अपने पास कंपोनेंट कहलाते हैं किसी भी वेक्टर्स के। तो बस इतना सा ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर को यदि तुम्हें ऐसे लिखा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप, तो उनके जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं वो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप हो जाते हैं। बस इसमें इतना ही याद रखने लायक है और बाकी कुछ हमें याद रखने लायक नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, एक और चीज जो ध्यान रखनी है, इफ हमें गिवन है, इफ ए वेक्टर हमें दे दिया कंपोनेंट के हिसाब से a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। मान लो हमें ए वेक्टर ऐसा दे दिया कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप ए वेक्टर है, देन a1, a2 एंड a3 आर ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। जब ए वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, ए वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हो a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, तो हम उसके डायरेक्शन रेशियो, ध्यान रखना, हम वेक्टर से डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कोई भी हमें वेक्टर दिया हुआ हो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, उसके डायरेक्शन रेशियो यदि हम लिखने हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? बस जो भी इसके कंपोनेंट हैं a1, a2, a3 वही क्या हो जाते हैं? इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, कोई वेक्टर दिया हुआ हो तो उससे हम डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो यदि हमारे पास आ गए उससे हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन हम लिख सकते हैं। तो वेक्टर यदि हमें गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, उससे हम डायरेक्शन रेशियो भी बता सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन भी हम उससे बता सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन हमने निकालना सीखा है। ठीक है, तो कोई वेक्टर गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे। बात समझ में आई? जो हमें ध्यान रखनी है, 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। कौन सी? जब 2 वेक्टर कोलिनियर हो तो हमने क्या बोला? ए वेक्टर ये है, बस कोलिनियर वेक्टर हमने क्या बोला? किसी भी सेम लाइन के पैरेलल वेक्टर ही कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर जो है उनमें ध्यान रखना, 2 यदि वेक्टर कोलिनियर है तो वो तभी होंगे जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ हो। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ हो तभी 2 वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे। जैसे यदि मैं बोलूं ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, सी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इनमें से बताओ कौन से वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं? इनमें से बताओ कौन से वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं? तो तुम क्या करोगे? तुम देखो
इस वेक्टर को मैं किसी से मल्टीप्लाई करके ये वाला वेक्टर ला सकता हूं? कभी नहीं ला सकता, क्योंकि इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2i कैप 2j कैप 2k कैप हो जाएगा, बट यहां तो ऐसा ही नहीं। बट इस वेक्टर के सी वेक्टर तो मैं बना ही सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां हम लिख सकते हैं ए एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। ए और सी है वो कोलिनियर वेक्टर हैं, क्योंकि सी को हम ए से 2 से मल्टीप्लाई करके हम सी को बना सकते हैं। तो एक वेक्टर दो वेक्टर के तभी कोलिनियर वेक्टर होते हैं जब एक दो वेक्टर है वो दूसरे के से कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम बना सकें। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ए वेक्टर मान लो अपने पास गिवन है a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर हमें गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में लगाना होता है वो हम यही लगाते हैं। दो वेक्टर गिवन है, हमें देखना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं या नहीं है। सो हम लिखेंगे ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स if and only if a1 by b1 equals to a2 by b2 equals to a3 by b3। बात समझ में आई? दो वेक्टर जो है उनके यदि कोलिनियर कंडीशन क्या होती है, a1 by b1 equals to a2 by b2 equals to a3 by b3। देख लो यहाँ पे चेक कर लो, a1 by b1 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों सेम ही आ रहे हैं। तीनों यदि सेम आए इसका मतलब दोनों जो वेक्टर हैं वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। बात समझ में आई? दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, यदि a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप लिखा हुआ कोई भी वेक्टर तो डायरेक्शन रेशियोज जो हम उनके डायरेक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? ये चीज जो है थोड़ी ध्यान रखना, कोलिनियर वाली ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई। तो दो वेक्टर ऐसे तुम्हें एग्जाम में दिए जाएंगे, वो हम एग्जाम्पल में हम समझेंगे। एग्जाम में इस टाइप से दो वेक्टर दिए जाएंगे, पूछ लेगा कोलिनियर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? दोनों के कंपोनेंट का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। बात समझ में आई है ना? दोनों के कंपोनेंट का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए अपन कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड ए इक्वल्स टू बी वेक्टर। जब बेटा ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें दो वेक्टर बराबर दे रखे हों, है ना, जब भी दो वेक्टर बराबर दे रखे हों तो उनके हर एक कंपोनेंट जो है वो इक्वल होते हैं। कंपोनेंट मतलब आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप के कोफिशिएंट जो है वो तीनों को तीनों बराबर होते हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, ऐसा। सो देयरफॉर कोफिशिएंट्स ऑफ ईच, देयरफॉर ऐसे लिख लो, डायरेक्ट से ऐसे लिख दो, यहां से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, i कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। भाई यहाँ पे j कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y है, और k कैप का कोफिशिएंट इधर z है और इधर कितना है 1 है। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी और z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बात समझ में आई? कई बार क्वेश्चन जो है अपने से ऐसे पूछा जाता है, मैं एक और एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे अपने को पूछ लिया कि ऐसे बोलेगा ए वेक्टर इक्वल्स टू आई वेक्टर प्लस 2j आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर हमें दे देगा 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 15k कैप। सो प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ऐसे हमें क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जो है कोलिनियर हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? मैंने अभी अपन ने नोट देखा कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जिनके कोफिशिएंट्स जो है वो, उनका जो रेशियो है वो बराबर हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि आई कैप का इधर ए के साथ कंपोनेंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 5, जे कैप का कोफिशिएंट इधर है 2, इधर है 10, इधर है 3 और इधर है 15। तो हमने देखा कि तीनों की वैल्यू जो है वो 1/5 आ रही है, तीनों की वैल्यू 1/5 आ रही है। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? जो भी आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास
फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब इसके सम के डायरेक्शन में हमें निकालना है, ए प्लस बी की डायरेक्शन में हमें निकालना है, हुज मैग्नीट्यूड इज, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 यूनिट और सेकंड है 5 यूनिट। देखो एक्चुअली जो मैं बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन की हेल्प से वो ये है कि तुम्हें कोई भी वेक्टर ए वेक्टर यदि गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, उसकी डायरेक्शन में तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना हो, मतलब तुम्हें ए वेक्टर ए कैप निकालना हो, तो तुम क्या करो, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसी की डायरेक्शन में क्या आ जाता है अपने पास, उसी की डायरेक्शन में अपने पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो देखो सबसे पहले ए प्लस बी हमें कैलकुलेट करें, है ना, ए प्लस बी एक बार कैलकुलेट करें क्योंकि हमें उसी की डायरेक्शन में पूछा है, ए प्लस बी की डायरेक्शन में हमें पूछा है, तो हम ए प्लस बी कैलकुलेट तो करें। तो ए कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और बी है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा। तो यदि हम इनको ऐड करें तो 2 और 2 4i कैप, 2 और 1 3j कैप, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2k कैप, ऐसा। तो a प्लस बी वेक्टर अपने पास आ चुका है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब देखो पहला अपन करते हैं यूनिट वेक्टर, भाई 1 यूनिट का मतलब यूनिट वेक्टर ही तो हुआ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ऐसा। ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यदि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, अपन डिवाइड कर देते हैं। तो a प्लस बी को हमने डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी से, तो यहां पे हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो a प्लस बी अपने पास 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 16 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 4 इज 29, तो 29 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में रूट में। तो बात समझ में आई, ये हमें यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में ऐसे फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आई। तो अब अपन करते हैं सेकंड वाला, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर and whose magnitude is 5 यूनिट, ये वेक्टर हमें निकालना है। तो देखो जब भी हमें कितनी भी यूनिट का वेक्टर निकालना हो किसी भी गिवन वेक्टर के अलोंग, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। भाई यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हुआ, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि एक वेक्टर, जैसे मान लो ये तुम्हारा ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ इस डायरेक्शन में ए कैप, मतलब इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर। अब हमें 5a चाहिए, तो 5a हमने देखा क्या होता है, इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5a आए, मतलब a को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5a आएगा। हमें चाहिए यूनिट वेक्टर 5 यूनिट, तो ये है 1 यूनिट का वेक्टर। भाई a कैप भी तो होता है एक यूनिट का वेक्टर, तो हमें 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो a कैप को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें कितनी भी यूनिट का यदि वेक्टर चाहिए, तो हम पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं और यूनिट वेक्टर को जितने भी यूनिट का वेक्टर चाहिए उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास आ जाता है जो भी पूछा है कि इतनी यूनिट का वेक्टर चाहिए वो अपने पास निकल के आ जाता है। तो इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड का। बात समझ में आई। सो नेक्स्ट अपन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, तो देखो जाहिर सी बात है, हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, है ना, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, उनको मिलाने वाला वेक्टर हमें चाहिएगा। जैसे मैं बोलूं कि ये मान लो एक पॉइंट है x1 y1 z1, ये बी पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। अब देखो इनको मिलाने वाला वेक्टर की इक्वेशन हमें, इनको मिलाने वाला वेक्टर हमें चाहिए।
तो मिलाने वाला या तो ए बी वेक्टर हो सकता है या बी ए वेक्टर हो सकता है। ऐसा ही हो सकता है, या तो भाई इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो ध्यान रखना, कभी भी हमें यदि वेक्टर चाहिए इस टाइप का तो हम क्या करेंगे, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर करके हम इसका वेक्टर निकाल सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब पहले तो हम बी के वो लिखेंगे, बी का कितना आ जाएगा x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, बी वेक्टर लिख लिया है ना, माइनस फाइनल माइनस इनिशियल x1i कैप y1j कैप प्लस z1k कैप। तो इससे क्या जाएगा, x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप। बात समझ में आई? तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर होगा, हम उसको इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यदि इसमें देखो, इसमें फाइनल कौन सा है, ए है। अब की बार पॉइंट ए जो है वो फाइनल है, तो यहाँ पे जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा x1 माइनस x2i कैप प्लस y1 माइनस y2j कैप प्लस z2 माइनस z3, क्या लिख दिया मैंने, z1 माइनस z2k कैप। बात समझ में आई? तो इस टाइप से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और पूछी जाती है जो हमें काफी बार यूज भी होती है, वो होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ये भी हमें याद रखना है, दो पॉइंट्स को मिलाने वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो बिल्कुल आसान है, तुमने वेक्टर ही देख लिया, तो अब तो डायरेक्शन रेशियो तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि यदि कोई भी वेक्टर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप की फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, यही तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ से अपन ए बी वेक्टर देखें, तो ए बी वेक्टर अभी हमने देखा कि क्या आया, x2 माइनस x1i कैप y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर कितने आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो जो भी इनके कोफिशिएंट होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो ये इनके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, कोई भी दो पॉइंट को, ये 3D में भी ये कॉन्सेप्ट काफी यूज करेंगे अपन, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन या वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड आउट करने हो तो हम इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आएगा तो वो देगा तुम्हें कि तुम्हें वेक्टर जो है वो ए से स्टार्ट हो गए बी पे खत्म हो रहा है या बी से स्टार्ट हो गए ए पे खत्म हो रहा है। वरना यदि ऐसे दे दे कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो सॉरी वेक्टर बताओ ए बी का वेक्टर कौन सा होगा, तो ध्यान रखना ये हमें देगा ए बी है या बी है। ए बी पूछे तो फाइनल माइनस इनिशियल, बी ए पूछे तब भी हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है। कॉन्सेप्ट जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल का ध्यान रखना है, वो जो भी क्वेश्चन पूछे कि ए बी निकालना है या बी ए निकालना है, हम उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम एक बेहद इंपॉर्टेंट जो अपना फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, वो अपन देखते हैं कि क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसका यूज भी काफी जगह आता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि सेक्शन करना, किसी भी लाइन सेगमेंट का सेक्शन करना, मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड करना। अब कोई लाइन कोई भी हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे मान लो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें कुछ ना कुछ रेशियो चाहिएगा। भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट किधर भी हो सकता है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के बाहर भी हो सकता है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें दो डिवीजन होते हैं, एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है ये जो लाइन सेगमेंट है तुम्हारी ए बी, इसके बीच में कहीं पे पॉइंट पी होगा जो इनको कट कर रहा होगा। एक्सटर्नल का मतलब है वो कहीं इस लाइन सेगमेंट के बाहर पॉइंट पी डैश बिलोंग कर रहा होगा जो इनके कुछ रेशियो को कट कर रहा होगा। वो अभी देखते हैं हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में अपन देखेंगे, देखो क्या होता है इंटरनल डिवीजन, एक बार अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक पॉइंट, दो पॉइंट दिए होंगे P और Q, दो पॉइंट हमें दिए हुए होंगे P और Q, उनकी पोजीशन वेक्टर भी हमें दिए हुए होंगे A वेक्टर और B वेक्टर। तो दो पॉइंट अपने पास P और Q जिनके पोजीशन वेक्टर हमें पता है। हमें
ऐसा वेक्टर R चाहिए, हमें ऐसा वेक्टर R चाहिए जो इसको m/n में डिवाइड करे। m/n का मतलब हुआ ये वाली जो डिस्टेंस है इतनी इतनी, यदि ये डिस्टेंस m है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, n होगी। m/n का मतलब समझे, यदि ये डिस्टेंस m है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, n होगी। तभी तो इसने बोला कि यदि देखो PR/PM, इसने यही बोला PR यदि m है तो RQ कितनी होगी, n होगी। तो इस वाले फॉर्म में इसके लिए हमें एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, वो हमें याद रखना है। प्रूफ जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, प्रूफ में क्लास में बता चुका हूँ कि R वेक्टर किस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो यदि PR/RQ, इसका मतलब क्या होगा, देखो एक बार इसको समझना। PR/RQ, देखो जो भी वेरिएबल यहां पे दोनों साइड में आ रहा है, ऊपर और नीचे, जैसे R है वो दोनों बार आ रहा है, R ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, मतलब R जो है वो डिवाइड कर रहा है जो बाकी जो पॉइंट्स हैं PQ को। R जो डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है PQ को, ध्यान रखना। R ऊपर नीचे दोनों आ रहा है, इसका मतलब R डिवाइड करेगा PQ को। और किस रेशियो में, m/n रेशियो में गिवन है, मतलब TR तो m है और RQ कितना है, n है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है R = mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये तुम 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे 2D ज्योमेट्री में, कि हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला भी उसमें भी इस टाइप से पढ़ते हैं। जब बात आती है एक्सटर्नल डिवीजन की, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, यदि ये P है ये Q है, देखो ये P है ये Q है, PQ को मिलाने वाली लाइन ये रही, PQ को मिलाने वाली लाइन ये रही, ये R जो है ये बाहर कहीं कट कर रहा है, R जो है ये इस लाइन के बाहर इस कट कर रहा है, और बाहर इस टाइप से कट कर रहा है कि PR m है और QR n है। तो R वेक्टर जो अब की बार होगा वो होगा MB वेक्टर, अब की बार यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब बाहर कट करे उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं कट करे उसको हम इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की हेल्प से अपन इसको ढंग से समझते हैं किस टाइप से इनके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स PQ। उसने बोला कि एक PQ जो है ये P है ये Q है, पोजीशन वेक्टर P के हमें गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और Q के पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। हमें एक ऐसे वेक्टर के पोजीशन वेक्टर R के पोजीशन वेक्टर चाहिए जो इसको 2:1 में डिवाइड करे। पहला है इंटरनली, दूसरा है एक्सटर्नली। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि पहला यदि हम वो करें तो यहाँ पे गिवन है PR/PQ, वो कितना है 2:1। PR/PQ कितना है 2:1 है। ठीक है, क्योंकि PR 2 है और यहाँ पे PQ कितना है 1 है। ठीक है, तो हमें R का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो R का पोजीशन वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, यही फॉर्मूला होता है भाई। ये तो फॉर्मूला पढ़ा था इंटरनल डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे देखो ये M रहा, ये N रहा, ये A वेक्टर रहा और ये तुम्हारा B वेक्टर रहा, ऐसा। ये M रहा, ये N रहा, ये A वेक्टर रहा, ये B वेक्टर रहा। तो MB वेक्टर, M कितना है 2, B वेक्टर माइनस i कैप प्लस दिस प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन m प्लस n। तो m प्लस m कितना आ जाएगा 3। तो डायरेक्ट बस हमने फॉर्मूला लगाया और r के हमें पोजीशन वेक्टर मिल गए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सटर्नली डिवाइड करने का। तो यदि एक्सटर्नली डिवाइड करें तो r के कोऑर्डिनेट हमने फॉर्मूला देखा था, mb वेक्टर माइनस na वेक्टर माइनस अपॉन m माइनस n, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन m माइनस n, मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, तो इस टाइप से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है ना। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वो हम यहाँ की नोट की फॉर्म में हम देख लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो पॉइंट को मिलाने वाले, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है ना, इनका यदि मिड पॉइंट हमें आर वेक्टर चाहिए
तो हमें कैसे फाइंड होगा, आर वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। इनका मिड पॉइंट जो है वो इस टाइप से फाइंड आउट किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में कि ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन हो, उनका मिड पॉइंट हमें पूछ ले तो मिड पॉइंट में हमें आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर बाई 2 करके उसको निकालना पड़ता है। बात समझ में? तो ये अपनी बात हुई डिवीजन फॉर्मूला की, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन की, ठीक है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हम किस किस टाइप से कर सकते हैं। देखो अपने पास यदि दो वेक्टर हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके जो प्रोडक्ट है वो हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है स्केलर मतलब ए डॉट बी, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। दो टाइप से हम इनके प्रोडक्ट कर सकते हैं और दोनों प्रोडक्ट हम अब देखेंगे इस वाले पार्ट में, ठीक है। ए डॉट बी यदि हम करें, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर आता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है। जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमें वेक्टर मिलता है, और दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमें स्केलर मिलता है। और ये हमने पढ़ा है कि यदि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए डॉट बी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी का। बात समझ में कि ए डॉट बी दो यदि नॉन जीरो वेक्टर हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कोस थीटा। बात समझ में है ना, इतनी बात क्लियर है। अब अपन इसके बारे में कुछ एक जो चीजें हैं वो देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो देखो पहली चीज तो ये कि ए डॉट बी जो है वो एक रियल नंबर होता है। भाई देखो तुम ए डॉट बी करोगे तो ये भी एक मैग्नीट्यूड भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, कोस थीटा भी रियल नंबर आएगा, तो ए डॉट बी अपने पास क्या आता है, एक रियल नंबर आता है। फिर इसने कहा इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। देखो इसने क्या कहा है, सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला उसने कहा ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, बी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता। नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। और जब ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो गिवन है, इसका मतलब ए बी कोस थीटा जो है वो जीरो गिवन है। ऐसा ही है, ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब क्या निकल गया है, कोस थीटा ही अपने पास जीरो है, कोस थीटा जीरो है मतलब थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। तो ध्यान रखना जब भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना हो, इसको स्टार लगा लेना इस वाले नोट को, जब भी हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना हो या हमें दिखाना है कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, उनके डॉट प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो भी, तीसरा जो नोट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए डॉट ए जो है, देखो ए वेक्टर था, उसने वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट किया और क्या क्वांटिटी बना दी, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ए डॉट ए है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कैसे आया, क्योंकि ए डॉट ए और ए के बीच में जो एंगल होता है, भाई कोई वेक्टर खुद के साथ तो हमेशा 0 डिग्री एंगल बनाएगा ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री रख देना, तो ए इंटू ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम सब जानते हो कि आई डॉट आई जे डॉट के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये तुम सब जानते हो। क्यों होता है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से देख लो, आई यहाँ पे आई कैप रखोगे, आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिफ्थ का नोट है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो हमें डॉट प्रोडक्ट की ही हेल्प लेते हैं। जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट से जो एंगल जो निकलता है वो हमने देखा कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी की हेल्प से हम एंगल निकाल सकते हैं। छठा जो फॉर्मूला है वो ऐसे तो डायरेक्ट ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चंस में काफी काम में आता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब चाहे ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, ये वैल्यू बराबर
आएगी। थोड़ी देर में हम जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, केवल डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a है, वो दोनों बराबर होते हैं। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। और जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट है वो प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब जब a डॉट b प्लस सी है वो a डॉट b प्लस a डॉट सी ऐसे हम लिख सकते हैं। दूसरा जो नोट है, हम कोई भी स्केलर यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वो चाहे a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे बाहर मल्टीप्लाई करो, वो सब के सब बराबर ही हैं। थर्ड जो नोट है वो भी इंपॉर्टेंट है और ये जो फिजिक्स में तुमने किया ही होगा, a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, तो a डॉट b कैसे निकालते हैं, i कैप को i कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j कैप को j कैप के साथ, k कैप वाले k कैप के साथ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी एक कॉन्सेप्ट अपन और पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। प्रोजेक्शन जो है वो उसका भी फॉर्मूला है, वो काफी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखना है। यदि हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर बी, ध्यान रखना, हम प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब हुआ तुम इस वाले वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ है ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, जिस भी वेक्टर का किसी भी दूसरे वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। यहां पे जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, ध्यान रखना, जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हो वो तो वेक्टर आएगा, किस वेक्टर के ऊपर निकाल रहे हो प्रोजेक्शन उसका कैप आएगा, ठीक है। ए ऑन बी वेक्टर, ए प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का, तो ए का तो वेक्टर, बी वेक्टर पे निकालना है तो बी क्या आएगा, कैप आएगा। ये फॉर्मूला जो है इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ए का बी के ऊपर निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी का यदि ए के ऊपर निकालना होता, बी का प्रोजेक्शन हमें यदि ए के ऊपर निकालना है तब अब बी वेक्टर डॉट ए कैप कर देते, ठीक है। सो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं बिल्कुल बेसिक जो कि सीबीएसई जिस टाइप के एग्जाम्पल कर क्वेश्चन पूछती है वो अपन देख लेते हैं थोड़ा। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इक्वल्स टू √6। गिवन क्या है हमें, गिवन है ए डॉट बी इक्वल्स टू √6, ये हमें गिवन है ना। तो जरा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाने से आया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल्स टू √6, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया √3, बी का मैग्नीट्यूड है 2, cos थीटा इक्वल्स टू √3, तो ये कितना आ गया √2, तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ गई 1/√2, और थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया π/4। बिल्कुल आसान है, यही तो हमने पूछा था, एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा था, तो हमने मान लिया थीटा एंगल है और हमने जो जो दे रखा था वो हमने लगाते गए और अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी कितनी होगी π/4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। ए वेक्टर हमें गिवन है, मान लो लेट ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर लेना है, बी वेक्टर के ऊपर, तो ए वेक्टर तो वेक्टर आएगा, बी का क्या आएगा कैप आएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना है आई कैप माइनस जे कैप, और कैप किया मतलब इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा आई प्लस जे बाई √2, तो तुम देखोगे प्रोजेक्शन इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्रोजेक्शन 0 कब आता है ये ध्यान रखना, प्रोजेक्शन 0 तभी आता है मतलब देयरफॉर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो प्रोजेक्शन है वो अब 0 आ जाएगा, एक के ऊपर दूसरे का प्रोजेक्शन हमेशा 0 होता है, ठीक है। दूसरे वाला यदि हम एग्जांपल देखें तो ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, बी वेक्टर हमें गिवन है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, ये दो वेक्टर गिवन है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कितना आएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी कैप,
ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, बी कैप निकाल लो, बी कैप कितना है डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अपॉन में कितना जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 64। इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन पूछे तो ए डॉट बी कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड, हमें x का मैग्नीट्यूड चाहिए इफ फॉर, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई काफी बार पूछती है कि हमें कोई इक्वेशन दे देती है और किसी के मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ लेती है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए और तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस भी इनकी करनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का पक्का सीबीएसई इस बार पूछेगी, क्योंकि लगभग बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई, है ना। तो देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन दे रखी हो ना उससे हमें बनाना है जो हमें पूछा है ये चीज, ठीक है। हमें पहले गिवन क्या है, गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए को यूनिट वेक्टर बोल रखा है तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, एंड दूसरी जो कंडीशन है वो x माइनस आई डॉट एक्स प्लस ए का वेक्टर जो है वो हमें 12 डॉट प्रोडक्ट जो है 12 दे रखा है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, बस ए का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, ये हमें गिवन है। अब बस इसको सोल्व करना है, क्योंकि आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसको सोल्व करके देखते हैं। x को x के साथ डॉट किया तो x डॉट एक्स, प्लस x का a के साथ किया तो x डॉट ए, माइनस a का x के साथ किया तो a डॉट एक्स, माइनस a डॉट ए इक्वल्स टू 12, ऐसा ये हमें गिवन है। यहां से यदि देखें तो x डॉट एक्स कितना हो गया, मोड x का स्क्वायर, x डॉट एक्स हमने पढ़ा था ना कि a डॉट ए मोड a का स्क्वायर होता है। अब प्लस x डॉट ए, अब तुम्हें पता है a डॉट बी और b डॉट ए बराबर होते हैं, तो मैं a डॉट एक्स को x डॉट ए लिख सकता हूं, और यहां पे हमने लिख दिया इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 12। बात समझ में, ऐसा क्यों लिख पाए हम, बिकॉज x डॉट ए जो है वो किसके बराबर होता है, a डॉट एक्स के, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आ गया मोड x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो मोड x का स्क्वायर माइनस a का मैग्नीट्यूड हमें 1 दे रखा है, ये कितना है 12 है, तो x का मॉडुलस जो है वो कितना आ गया √13। भाई मॉडुलस नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो x का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया √13। तो देखो जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसकी हेल्प से जो गिवन कंडीशंस हैं उनको यूज लेते हुए हमें ये जो भी चीज़ पूछे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने जितना भी जो डॉट प्रोडक्ट के बारे में थे, डॉट प्रोडक्ट में थ्योरी इतनी ही होती है, एग्जांपल्स किस टाइप से करते हैं वो मैंने बता दिया है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, इनकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस की जो भी एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल्स में है, वो सब क्वेश्चन कर लेना, जो भी डाउट हो पूछ लेना, है ना, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन तो यहाँ करवाना पॉसिबल है नहीं ना कि मैं सबके सब एक एक क्वेश्चन करवाऊँ। मैंने हिंट दे दिया है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन आता है या फिर इन टाइप के जो इक्वेशंस हैं उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच में अगला जो प्रोडक्ट है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, तो वो अपन देखते हैं। तो हेडिंग डाल लो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर्स का वो हम देखेंगे। इसका फॉर्मूला तुम जानते हो, इफ ए एंड बी, इफ A vector and B vector are two non-zero vectors, then जो A क्रॉस B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, और एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू ए कैप एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के दोनों के जो परपेंडिकुलर है वही वेक्टर होता है। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर की डायरेक्शन में ये रखो, ए क्रॉस बी से हम ऐसे हम डायरेक्शन बता सकते हैं, ये तुम्हें पता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एन कैप जो होता है, जो यहाँ पे बात रखने हैं, जो ध्यान रखना है, एन कैप जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है। ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो अपना ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आती है, तो ये चीजें भी हमें याद
रखनी है। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और कुछ बातें जो हमने याद रखनी है वो इतना तो हमें पता ही है कि ए क्रॉस बी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ए डॉट बी स्केलर होता है बट ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर होता है। दूसरी चीज कि एक जब हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि जब दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो वो जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे यदि दो नॉन जीरो वेक्टर्स का यदि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो दोनों जो वेक्टर हैं वो अपने परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल वेक्टर होते हैं। तो इसने यही कहा कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स का यदि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो ए और बी दोनों क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। ये तुम जानते हो आई क्रॉस जे है वो के कैप होता है। कैसे आता है, आई जे के, इस टाइप से इसको एक साइकिल में चलता है, साइक्लिक होता है ना। आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा। यदि इस साइकिल के उल्टा चलो, आई क्रॉस के करोगे तो तुम्हें जे ना मिलके माइनस जे मिलता है, वो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस तुम्हें पता ही होगा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। मतलब इस साइकिल में जब तुम चलते जाओगे, साइकिल के अलोंग चलते जाओगे, इस साइकिलों में थोड़ा ढंग से बना दूं तो मान लो ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। तो यदि तुम इस साइकिल के अलोंग चलते जाओगे तब तो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएंगी, ऑपोजिट चलोगे तब तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे मैं आई क्रॉस के की वैल्यू देखूं, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के में ये साइकिल उल्टा चलना पड़ रहा है तो आई क्रॉस के की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जे कैप होगी। ठीक है, यदि हम बात करें, यदि हमें एंगल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में निकालना हो, वैसे हम निकालते नहीं है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो निकालना ज़्यादा टफ होता है डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट इजी होता है दो वेक्टर का निकालना, तो हम हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो डॉट प्रोडक्ट से ही निकालते हैं। बट मान लो यदि क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल देखना हो तो हम देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, ये मॉडुलस है ना, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। हम इससे भी एंगल निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, ए क्रॉस बी आता है, ए क्रॉस बी हमारा निकालना ए डॉट बी से सिंपल नहीं होता। इसलिए हम एंगल निकालने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट वाला। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम यूज नहीं लेते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए। फिफ्थ का है कि जो मैं बताना चाह रहा था, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में तुम्हें बताया था कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, बट यहाँ पे ए क्रॉस बी में बी क्रॉस ए जो है वो बराबर नहीं होते, उसका नेगेशन जो है वो बाहर आ जाता है। इसका रीजन जो है, इसका रीजन होता है एन कैप, जो परपेंडिकुलर वेक्टर था उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इसलिए माइनस आ जाता है। तो तुम्हें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है वो बराबर नहीं होते, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, दो जो फॉर्मूले जो तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखने, दो जो फॉर्मूले जो इसमें तुम्हें ध्यान रखने, इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये इनके क्वेश्चन आते हैं, हल्के में मत लेना। ठीक है, इसने कहा ए एंड बी रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है कि किसी ए की, जैसे ये ए बी सी है, एडजेसेंट का मतलब है या तो ये और ये पता लग जाए, ये ए है या ये बी है। ठीक है, ऐसे ना हो कि ये ए, ये मतलब ये ए है और ये बी है, एडजेसेंट साइड होगी। यदि ये ए और ये, यदि ये साइड बी है तो उसका एरिया जो है, ट्रायंगल का एरिया, वो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, ट्रायंगल का एरिया निकालना यदि कभी भी यदि एग्जाम में आ जाए तो टर्म 2 के एग्जाम में ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वेक्टर से। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालना हम वेक्टर से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा 7th वाला, यदि किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड ए बी है, मतलब ये ए है और ये बी है, ये पैरेललोग्राम है, तो जब इसका एरिया निकालना हो, देखो ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हाफ ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो केवल ए क्रॉस बी। बात समझ में आई? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए क्रॉस बी और ये होता है ए क्रॉस बी। ये मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, इनके मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी तो वेक्टर आएगा और वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो अपने एरिया के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? कुछ एक एग्जाम्पल्स जो है वो अपन देखेंगे इसके। एक जो चीज और देख लेते हैं अपन, जैसा डॉट प्रोडक्ट प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होता था, क्रॉस प्रोडक्ट भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्रॉस में तुम ए क्रॉस बी प्लस सी को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे यदि कोई भी लैम्डा कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई हो रहा ए क्रॉस बी के, तो हम उस लैम्डा को ए के साथ भी लिख सकते हैं या फिर बी के साथ भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं और ए क्रॉस लैम्डा बी भी इसमें लिख सकते हैं। बात सुन में,
तो इसके एग्जाम्पल जो है वो अपन करके देखते हैं। देखो सबसे जो बढ़िया जो इसमें जो चीज़ है वो ये होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो किन्हीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तुम्हें यदि वेक्टर चाहिएगा। देखो ए क्रॉस बी को यदि हम देखते हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर जब हमें वेक्टर चाहिए उस केस में हम हमेशा क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। किन्हीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यदि हमें वेक्टर चाहिएगा, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में यदि हम परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो हम हमेशा किस फॉर्म से निकालते हैं, ए क्रॉस बी से। तो जो एग्जाम्पल है वो क्या है, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, अच्छा ए प्लस बी एंड, ये क्वेश्चन पूरा लिख लो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर ए हमें, ए और बी हमें गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर जो कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है दो वेक्टर्स के बीच में यदि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यदि हमें वेक्टर चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b से। तो यहां पे यदि a प्लस बी और a माइनस बी के दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो हम दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के a प्लस बी और a माइनस बी का यदि क्रॉस कर देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी का क्रॉस कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास a वेक्टर गिवन है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर हमारे पास गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हम a प्लस बी निकाल लें, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, a माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस j माइनस 2k कैप। ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लिया। अब देयरफॉर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू, मान लो c वेक्टर है तो c वेक्टर हम किस टाइप से निकालते हैं, a प्लस बी, भाई दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्रॉस a माइनस बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। दोनों दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है ये तुम्हें, तो ये हो गया i कैप j कैप k कैप, a प्लस बी है 2 3 4, ये हो गया 0 माइनस 1 माइनस 2। तो यहां पे तुम्हें जो भी वेक्टर मिलेगा वो सी वेक्टर तुम्हें क्या मिल जाएगा, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिलेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो हमें मिल जाएगा। और हमें पूछा क्या है, यूनिट वेक्टर पूछा है, हमें वेक्टर नहीं पूछा है, ध्यान रखना, हमें पूछा है यूनिट वेक्टर। तो जो हम सी वेक्टर निकाल रहे हैं जरूरी थोड़ी इसका मैग्नीट्यूड बना जाए, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जरूर थोड़ी बना जाए, तो हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहां पे जो भी तुम्हें सी वेक्टर मिले उसका तुम्हें क्या निकालना है, सी कैप निकालना है, उसका तुम्हें सी कैप निकालना है। तो जो भी वेक्टर मिले उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर या यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमेशा हेल्प किसकी लेनी होगी, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट की। बात समझ में आई, ठीक है। सो जो लास्ट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। इफ ए बी सी तीन वर्टिसेस दे रखे हैं देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मान लो ये ए है 1 1 1, बी हमें दे रखा है 1 2 3, सी हमें दे रखा है 2 3 1, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो पूछा है। तो जाहिर सी बात है, जरा हम एक बार इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये कितना होगा, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हम लिख सकते हैं ना, दो पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर सीखा है हमने। तो ये कितना हो गया, आई कैप तो 0 हो गया, तो जे कैप प्लस 2 के कैप, तो ए वेक्टर ये आ गया। और हम ये वाली वेक्टर भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर यदि हम लिख सकते हैं, कितना आ गया, 2 माइनस 1 इज आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये 0 के कैप हो गया। तो ए वेक्टर आ गया और बी वेक्टर आ गया। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही एरिया होता है। जब एडजेसेंट साइड हमें बताऊं तो एडजेसेंट साइड हमने निकाल ली, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बस ये ए क्रॉस बी निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, यहाँ पे ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है वन शॉट वेक्टर्स का। अगले
वीडियो में हम देखेंगे 3D का वन शॉट। वेक्टर्स और 3D है वो दोनों कंबाइन मतलब चैप्टर है, एक दूसरे की हेल्प से अपन क्वेश्चन उनके कर सकते हैं। तो वेक्टर्स और 3D सबसे सिंपल है, तुमने देखा भी होगा, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इसमें वैसे फॉर्मूला याद होना चाहिए और तो कुछ तुम्हें करना ही नहीं पड़ रहा था, तो बस फॉर्मूले जो है वो तुम्हें याद कर लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतनी ज़्यादा वेक्टर 3D में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है बस वही सीखना होता है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3D ज्योमेट्री के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बेटा इनमें जो भी डाउट हो वो पूछ लीजिए, कि कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा तुम्हें डाउट पूछना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।